अस्सलाम वालेकुम। मुक़य्यदे ख़ाक बाय ज़ुबारिया साए एपिसोड 2। दिन रात यूं गुजरने लगे कि पता ही ना चला। ना कोई पुरइसरार गैर मामूली वाक़या पेश आया। जदीद तरीन मशीनरी की मदद से खुदाई और मुसलसल एक महदूद मकाम पर तकरीबन 11 दिन की मेहनत से मजदूर ज़मीन से 70 फुट की गहराई तक जा उतरे। न जाने मुझे एक यकीन सा क्यों था कि यहाँ की जमीन के शिकम से लाजमी तौर पर कुछ न कुछ बरामद जरूर होगा। वो एक जलती हुई दोपहर थी। जमीन भी तप रही थी, हवा बिल्कुल बंद थी। तमाम मजदूर उस कहर बार आलम में भी खुदाई में मगन थे। यूसाफ मेरे करीब ही तंबू में बैठा था, कहने लगा, डॉक्टर साहब, खुदाई का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, मगर जाने क्यों दिल कहता है यहाँ से यकीनन कोई हौसला अफजा नतीजा ही निकलेगा। इसकी कोई क्या खास वजह? डॉक्टर साहब, हम जहाँ पहले खुदाई कर रहे थे वहाँ बहुत अजीब अजीब वाकयात हुए आपके आने के बाद भी, मगर आपके आने से पहले तो इंतहा हो गई थी। रात को अक्सर हमें आवाज आती, कोई औरत कहती थी कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये खुदाई अबस है, तुम्हारी कोशिश रायगां जाएगी। और जब हमने कोई नोटिस ना लिया तो अजीबोगरीब वाकयात रूनवा होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि एकिलास ने बेखुद होकर अपने भाई को जान से मार डालने की कोशिश की। उस वक्त उन लफ्जों का मफहूम मैं ना समझ पाया था, मगर अब कुछ समझ में आता है। मसलन ये कि इन अल्फाज का मतलब ये था कि हम गलत जगह खुदाई कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश रायगां जाएगी, हमारी ये खुदाई बेकार है। असल में ये हमारी रहनुमाई की जा रही थी, मगर हम समझ ही ना पाए। और देख लें, जिस रोज से हमने यहाँ खुदाई शुरू की, कितना सुकून है, कोई भी परेशान कुन वाकया पेश नहीं आया। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, पसीने और मिट्टी में मलफूफ एक गिलास हमारी जानब दौड़ता हुआ आया। साहब जी, और उधर कुछ है साहब जी। और हम दोनों तड़प कर उठ खड़े हुए। फिर हम तेजी से उसके साथ चलते उस जगह पहुंच गए जहां दायरे की सूरत में तकरीबन 50 फुट कतर का 75 फुट गहरा कुआं खुदा हुआ था। उस कुएं में 45 मजदूर मौजूद थे। गहराई इस कदर थी कि अमूमन सारा दिन गहराई तक सूरज की धूप ना पहुंच पाती थी। उस वक्त चूंकि सूरज बिल्कुल सर पर था, इसलिए कुएं में धूप सीधी उतर रही थी। उसके बावजूद आधे कुएं में छांव थी। क्या बात है, क्या कुछ है यहाँ? यूसाफ कुएं में झांकते हुए आवाज बुलंद बोला, साहब, नीचे पथरीली जमीन आ गई है। यूं लगता है जैसे नीचे पुख्ता फर्श या कोई बड़ी चट्टान हो। ऐसा करो, दरेशी करके नरम मिट्टी की तह ऊपर से हटा लो और उस पथरीली सतह को उबार लो। यूसाफ की हिदायत के मुताबिक तमाम मजदूर हरकत में आ गए और हम पलटकर वापस खेमे की जानिब आ गए। इखलास को हमने वहीं खड़ा रहने के लिए कह दिया था। एक हिजान खेज तजस्सुस रगो पे में खुलबली मचाए हुए था कि जाने नीचे क्या पुरस्रार चीज निकलेगी। तकरीबन 2 घंटे के बाद इखलास पलटकर हमारी जानिब आने लगा तो हम खुद ही उठकर खड़े हो गए। हैट हमने सरों पर जमाए और आगे बढ़ गए। साहब जी, पत्थर सा है। हमारे करीब पहुंचती इखलास बोला। हमने आगे बढ़कर कुएं में झांका। कुएं के ऐन वस्त में एक स्याह गुंबद नमा गोल चट्टान नजर आ रही थी, जिसकी ऊंचाई 10 फुट और हुजम में भी वो तकरीबन उतनी ही रही होगी। हमने सवालिया नजरों से एक दूसरे की जानिब देखा तो नीचे से एक मजदूर बाआवाज बुलंद बोला, साहब, ये तो ठोस चट्टान है। यूं लगता है कि जैसे यहाँ एक वसी पहाड़ी सिलसिला नीचे ही नीचे फैला हुआ हो। और हमारे चेहरे उतर गए। सारी मेहनत ला हासिल, खोदा कुआं निकले पहाड़। यूसुफ ने बददिली से कहा, ऐसा करो, इस चट्टान के गिरदा गिर्द खंदक खोदो और इसे उबारते रहो। और फिर हम वापस तंबू के नीचे आ बैठे। तबीयत पर सोगवारियत सी तारी हो गई थी, मगर ये सोगवारियत हमारी हमाकत थी। उसका अंदाजा हमें उस वक्त हुआ जब तकरीबन 3 घंटे बाद इखलास दोबारा आया। क्या बात है, क्या एक चट्टान और नमूदार होगी? यूसुफ ने कहा, नहीं साहब जी, चट्टान तो वही है, मगर उस पर बकरे बैठे हुए हैं। बकरे जमीन के नीचे कहाँ से आ गए? नहीं साहब जी, वो बकरे नहीं, बकरों की तस्वीरें हैं चट्टान पर। और मैं चौंक पड़ा। मैंने यूसुफ की तरफ देखा और फिर हम दोनों ही तेजी से कुएं की जानिब बढ़ गए। चट्टान अब बहुत वाज़िया हो चुकी थी। वो ऊंचाई और हुजम में अब तकरीबन 20 फुट हो चुकी थी। कुछ मजदूर मजीद खुदाई कर रहे थे और कुछ आही ब्रशिस के जरिए बाएहतियात चट्टान पर जमी हुई नमदीदा मिट्टी उतार रहे थे। हम कंक्रीट लिफ्ट के जरिए कुएं में उतर गए।
अब कुएं में मुकम्मल छाँव थी, मगर कुएं में वसीअ और वुसअत के बायस अंधेरा बिल्कुल ना था। हम चट्टान के बिल्कुल सामने जा पहुंचे। यूं महसूस होता था जैसे दफन करने की गर्ज से ये स्याह फाम चट्टान अज खुद उतारकर उस कुएं के वस्त में सजा दी गई हो। उस चट्टान का जो हिस्सा अब जमीन से बरामद होने लगा था, वो ऊपरी हिस्सा से कतई मुख्तलिफ था। उस चट्टान के पथरीले वजूद में भी नुमाया फर्क नजर आ रहा था। यूं मालूम होता था जैसे निचले हिस्से के ऊपर एक कुदरती चट्टान रखकर उसे छुपाने की कोशिश की गई हो। खुदाई के बाद नीचे वाली चट्टान का जो हिस्सा वाजिया हुआ था, उस पर वाकई कुछ वाजिया शक्लें बनी हुई नजर आ रही थी। मैं घुटनों के बल बैठकर उन्हें बगौर देखने लगा। यूसाफ भी मेरे करीब ही था। उस चट्टान को तराश कर मुख्तलिफ नूर जानवरों की तस्वीरें बनाई गई थी, जिनमें परिंदे भी शामिल थे, और उनमें ज्यादा तादाद उल्लुओं, कौवों और चकदों की थी। बाकी कुछ ऐसे परिंदे थे जो आज तक कम अज कम मेरी नजर से तो नहीं गुजरे थे। ये अजीबो गरीब सी तस्वीरें चट्टान के चारों तरफ खुदी हुई थी। उन तस्वीरों और नक्शो निगार को देखकर जहन में कदीम मिस्री संग तराशों और मुसव्वरों का ख्याल उजागर होता था। डॉक्टर साहब, ये तो कि अहराम मालूम होता है। फरती बसात और हैरत से यूसाफ की आवाज कपकपा रही थी। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे के खद्दो-हाल नहायत सनसनीखेज कैफियत का शिकार थे, और वो फटी फटी आंखों से नीली चट्टान को देख रहा था। मैंने हैरान को लहजे में कहा, यूसाफ, कोई अकल की बात करो, भला यहाँ आराम कहाँ से आ गया? डॉक्टर साहब, जरा गौर तो करें, इस निचली चट्टान को तो देखें। मेरी सारी जिंदगी वीरानों पहाड़ों में खुदाई करते करवाते गुजर गई है। मेरा तजुर्बा है डॉक्टर साहब, ये ऊपर की और निचली चट्टान बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अगर मैं गलत फहमी का शिकार नहीं, मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये निचली चट्टान वही है। ये वही पत्थर है जो हजारों साल कबल अहरामों की तमीर में इस्तेमाल किए गए हैं। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? डॉक्टर साहब, मेरी सारी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों पत्थरों में भटकते हुए गुजरी है, और फिर ये तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल हूबहू वैसी ही हैं जैसी कि अहरामों पर और फिरौना के ताबूतों पर उनके अहद में निंदा की जाती थी। इसे तस्वीरी जुबान कहते हैं, और असल में ये तस्वीरें जो हमें बेमकसद और फजूल नजर आ रही है ना, इनमें भी एक तारीख पोशीदा है। अब अगर मैं या आपको इसको समझ सकते तो हमें इसकी यहाँ मौजूदगी की वजह भी मालूम हो जाती, और ये भी मालूम हो जाता कि किस फिरौन के जमाने में तमीर किया गया था। मेरी नजरें निचली चट्टान पर जमी हुई थी, और मैं लाशऊरी तौर पर दांतों से अपने निचले होंठ को चबा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ एहराम। मैं अजीब से शशोपंज में मुब्तला था कि यूसाफ मजदूरों से मुखातिब हुआ। ऐसा करो, तुम खुदाई जारी रखो। और मजदूर दोबारा खुदाई में मसरूफ हो गए। मजीद एक दिन की खुदाई में तकरीबन तमाम चट्टान निकाल ली गई, और अब ये हकीकत जुटलाई नहीं जा सकती थी कि ये वाकई एक छोटा सा अहराम था। वही पत्थर, वही अहरामों का मखसूस अंदाज़े तमीर। मगर ये बात नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन थी कि इस इलाके में अहराम। अब कुएं में खड़े होने के लिए हराम के इतराफ ब इतराफ कच्ची दीवारों के साथ साथ तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई में जगह बची थी। बाकी कुएं में ये हराम फैल चुका था। तमाम मजदूर भी शदीद हैरत ज़दगी के आलम में हराम के गिर्द तवाफ कर करके उसका जायजा ले रहे थे। हम चारों तरफ से बगौर बारीक बिनी से उसका जायजा ले चुके थे, मगर हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इसका दरवाजा किस जानिब है और किस तरह इसके अंदर जाया जा सकता है। और तजस्सुस बुरी तरह उकसा रहा था कि जल्द अज जल्द उसके अंदर उतरकर अंदरूनी माहौल का जायजा लिया जाए। ये एहराम की मुसल्लस इमारत तकरीबन 44 फुट मुरब्बा के हुजम में थी, और चारों तरफ से नहायत उम्दा नक्शो निगार से मुज़य्यन थी। यूसाफ पेशानी मसलते हुए नहायत फिक्रमंदी के अंदाज में बोला, डॉक्टर साहब, इस अहराम का दरवाजा ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। अगर इस तस्वीरी जुबान पर हमें अबूर होता तो हम इसे समझ सकते, तो यकीनन फिर हमें किसी परेशानी का सामना ना होता, और हम निहायत आसानी से दरवाजा भी ढूंढ लेते और इसे खोलने में कामयाब भी हो जाते। मगर यूं दरवाजा ढूंढना मुमकिन नहीं। तो फिर यूसाफ, अब क्या किया जाए? अब किसी कदीम जुबानों पर तहकीकात करने वाले और कदीम मिस्री जुबानों को पढ़ने समझने वाले को ढूंढना होगा जो तारीखी जुबानों पर मुकम्मल अबूर रखता हो। और मेरे ज़हन में फौरन एक नाम गूंजा, प्रोफेसर फाजिल बसारी। प्रोफेसर फाजिल बसारी को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। वो जामिअतुल ज़ोहर में तारीख मिस्र के प्रोफेसर थे, और मेरी उनसे बड़ी गहरी वाकफियत थी।
وہ علوم فلوجی پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ یہ مسئلہ تو حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میری خاطر وہ یقیناً اس دریافت شدہ حرام کا کسی سے ذکر نہ کرتے اور میری ہر ممکن مدد بھی کرتے، مگر ان سے ملاقات کے لیے مجھے قاہرہ جانا پڑتا اور میں حرام سے ایک منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہم تقریباً 50 آدمی یہاں موجود تھے، مگر اس کے باوجود اکیلے پن کا احساس ہوتا تھا۔ احراموں اور فرانہ کے نام سنتے ہی ذہن میں لا تعداد پراسرار واقعات، ظلم و ستم اور عجیب عجیب کہانیاں چکرانے لگتی ہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے ایک بلند و بالا اور وسیع حجم احرام بڑی شان و شوکت سے خاموش سینہ تانے اور سر اٹھائے استادہ تھا، جس کے سامنے ہم سبھی خود کو بونے ناسمجھ بچے اور کمزور محسوس کر رہے تھے کہ یہ احرام صدیوں سے یوں ہی آغوش لحد میں خاموش و ساکت کھڑا تھا۔ اس کی عمر صدیوں پر محیط تھی اور یہ اپنے تاریک اور وسیع سینے میں صدیوں سے جانے کیسی کیسی کربناک پراسرار کہانیاں چھپائے ہوئے تھا، اور جانے اس کے سینے میں ایسا کیا پوشیدہ تھا کہ جسے انسانوں کی نظروں سے بچائے رکھنے کی خاطر یہ تاریک زمین کی گہرائیوں میں آ چھپا تھا، مگر اب شاید صدیاں گزر جانے کے باعث اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا، جو چند انسان تعاقب کرتے کرتے اسے کھوجتے ہوئے اس کے سر پر آ پہنچے۔ مگر اب بھی یہ احرام جو کئی ہزار سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا، جسمانی طور پر نہایت مضبوط دکھائی دے رہا تھا اور بڑے دم تراک سے ہمارے مقابل سینہ تانے کھڑا تھا، جیسے خاموش زبان سے کہہ رہا ہو کہ مجھے اتنی آسانی سے زیر کر کے میرے سینے میں مدفون رازوں کو نہ پا سکو گے نا سمجھ بچوں، کہ میں صدیوں سے انہیں اپنی محافظت میں لیے ہوئے ہوں۔ ہمیں اپنے ارد گرد عجیب پرہول ویرانہ اور سناٹا معلوم ہو رہا تھا۔ سبھی افراد ایک نامعلوم سی سنسنی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ نادیدہ وجود اس احرام کے پتھریلے وجود سے نکل کر ہمارے گرد پھیلتے جا رہے ہوں، جیسے سینکڑوں نگاہیں ہمیں گھور رہی ہیں۔ میں نے یوساف کو مخاطب کیا تو میری آواز نے سب کو چکا دیا۔ یوساف، ذرا کوشش دوبارہ کرو، حراموں کی تعمیر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سے دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، شاید کہ کچھ کامیابی ہو جائے۔ اور یوساف دوبارہ آگے بڑھ کر حرام کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نہایت غور سے اس پر کھدی ہوئی جانوروں کی تصویروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یہ تصویریں دیکھتا رہا اور پھر مختلف تصویروں کو زور دے دے کر دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ آستین سے پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے دوسرا ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اب بھی تصویروں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ پوری طرح ان میں مگن تھا۔ پھر وہ سامنے کی جانب چل پڑا، سیدھا چلتا گیا اور پھر احرام کے آخری کونے سے حرام کی دوسری جانب گھوم کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ غالباً وہ چاروں اطراف کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اخلاص میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ تمام مزدور بھی آج حیرت انگیز طور پر خاموش تھے۔ شاید احرام کی ہیبت ان کے اعصاب پر اثر انداز تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ بلندی پر تیز روشنی کی چمک تھی اور اوپر آسمان کا معمولی سا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک کنویں میں ایسی ہیبت ناک گونج بلند ہوئی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، سورج شک ہو گیا ہو یا پھر دھرتی میں شرق یا غرب درار پڑ گئی ہو۔ گونج سے واضح طور پر زمین لرز اٹھی تھی۔ کتنے ہی مزدور اس اچانک شور سے لرز اٹھے۔ میں خود ہڑبڑا گیا۔ عجیب دل دہلا دینے والی سماعت فگار گڑگڑاہٹ تھی، جیسے کوئی بہت بڑی چٹان کسی بلند و بالا سنگلاخ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی جانب لڑھکتی چلی آ رہی ہو۔ پھر اچانک یہ گڑگڑاہٹ فضا میں منجمد ہو گئی۔ خاموشی، سناٹا، دل دوز سکوت۔ سمت کا تعین ہوا تو میں چونک پڑا۔ یہ آواز تو اسی جانب سے بلند ہوئی تھی جدھر کچھ دیر پہلے یوساف گیا تھا۔ پھر یک بار کی وہی گڑگڑاہٹ بشمول ایک انسانی چیخ دوبارہ بلند ہوئی۔ یہ چیخ یقیناً یوساف کی تھی، مگر زمین کو لرزا دینے والی گڑگڑاہٹ میں دب کر رہ گئی۔ اچانک جیسے میرے حواس لوٹ آئے اور میں بے اختیار یوساف کو پکارتے ہوئے دوڑ پڑا، اور میرے حرکت کرتے ہی جیسے تمام مزدور ہوش و خرد کی وادی میں لوٹ آئے اور پھر وہ سب بھی میرے عقب میں دوڑ پڑے۔ میں کونے کے قریب تر ہوا جا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ احرام کی نکڑ مڑتے ہی نکڑ کے دائیں جانب سے یہ شور بلند ہو رہا ہے۔ میں گڑگڑاہٹ کے مقام کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ موڑ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز دائیں جانب سے بلند ہو رہی تھی، مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر۔ 4 قدم، 3 قدم، 2 قدم، 1 قدم، اور یکا یک گڑگڑاہٹ تھم گئی۔ میں سامنے کی کچی دیوار سے ہاتھ ٹیکتے ہوئے دائیں جانب گھوم آیا، مگر یہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔
कोई ऐसी चीज ना थी जिससे कि ये अंदाजा किया जाता कि गड़गड़ाहट का मरकज यही थी, और ना ही कोई ऐसी गैर मामूली तब्दीली नजर आ रही थी जो कि काबिल तवज्जो होती। सब नॉर्मल था। अब अलबत्ता 44 फुट दूर एहराम के दूसरे कोने तक यूसाफ दिखाई ना दे रहा था। गालबन वो दीवार का जायजा लेते हुए दूसरी सिमत चला गया था। तमाम मजदूर हैरत भरी नजरों से कभी एहराम की दीवार देखते, कभी बुलंदी की जानिब और कभी मेरी जानिब। उनकी तो क्या, खुद मेरी समझ से बाहर था कि गड़गड़ाहट का ये शोर कैसा था। एक क्लास आगे बढ़ा। साहब, ये आवाज कैसी थी? मैं भला क्या बताता, मैंने होंठ काटते हुए कहा। आओ यूसाफ को उस जानिब देखें। फिर मैं दौड़ने के इस अंदाज में आगे बढ़ गया और उस कच्ची दीवार, जमीन की राहदारी में वो सब मेरे पीछे पीछे आने लगे। हम सब अहराम के गिर्द घूमकर दूसरी जानिब आए तो चौंक पड़े। यूसाफ उधर भी मौजूद ना था। परेशान तो मैं पहले ही हो चुका था। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी अनहोनी का यकीन दिला रही थी, और अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कोई जबरदस्त गड़बड़ है और यूसाफ किसी मुसीबत का शिकार हो गया है। फिर मैं यूसाफ को पुकारने लगा, मगर मुझे सिर्फ अपनी आवाज की बाज गश्त सुनाई देती रही। एहराम के गिर्द हमने कई चक्कर लगा डाले, मगर यूसाफ का कुछ पता ना चला। यूं लगता था जैसे वो जमीन की गहराइयों में कहीं गर्क हो गया हो, या फिर अहराम का नवाला बनकर उसके तारीक शिकम में उतर गया हो। मैं दोबारा उसे जानिब आ गया जिधर से गड़गड़ाहट बुलंद हुई थी। मैं बगौर अहराम की उस दीवार का जायजा लेने लगा। एक एक इंच मारने के बाद भी मुझे कोई खास बात नजर न आई। दिमाग अजीब उलझाव का शिकार हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। आखिरकार मैंने हतमी फैसला करते हुए क्लास को मुखातिब किया। अब उसके अलावा कोई चारा ना था कि उधर से ये चट्टान काटने या तोड़ने की कोशिश की जाए। क्लास को भी मैंने यही हुक्म दिया और वो फौरन अमल पैरा हो गए। ड्रिल मशीन में स्टोन ड्रिल फिट किया गया और 3 मजदूर मशीन संभाले आगे बढ़ाए, और फिर मशीन की मखसूस आवाज गूंज उठी। बाकी के मजदूर चंद कदम हटकर खड़े हो गए। तीनों मजदूर ड्रिल संभाले दीवार पर जोर आजमाई करने लगे। ड्रिल इंतहाई तेजी से गर्दिश में था। पत्थर निहायत आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह नीचे गिरने लगा। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। ड्रिल और पत्थर से धुआं उठने लगा। आखिर मशीन बंद कर दी गई। एक क्लास ने ड्रिल चेक किया और फिर पत्थर की जानिब देखने लगा। वहां भी 1 इंच भी सुराख ना हुआ था। साहब, पत्थर बहुत सख्त है, ड्रिल की नोक जवाब दे गई है। और मेरी परेशानी और बढ़ गई। ड्रिल चेंज कर लो, हार्ड ड्रिल फिट करो। और फिर दोबारा ड्रिल तब्दील कर लिया गया और मशीन दोबारा स्टार्ट हो गई। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक जबरदस्त कड़ाके के साथ ड्रिल टूट गया। मशीन ऑफ कर दी गई और मजदूर सवाल तलब नजरों से मेरी जानिब देखने लगे। मैंने निचला होंठ काटते हुए कहा, क्लास, मजबूरी है, यूं ही कटर मशीन चलाकर देखो। और वो सर हिलाकर रह गया। गो के बगैर सेंट्रल होल के किसी सख्त चट्टान को कटर मशीन से काटना खतरनाक साबित हो सकता है, मगर अब इसके सिवा चारा ना था। आखिर मशीन में 3x4 का कटर फिट किया गया। माउथ क्लोज करने के बाद मशीन स्टार्ट कर दी गई और मजदूर निहायत एहतियात से दोबारा अपनी कोशिश में मसरूफ हो गए। कटर आहिस्ता आहिस्ता हराम की सख्त दीवार पर लकीर नुमा निशान लगाता जा रहा था। चूंकि सेंट्रल होल ना था, इसलिए इंतहाई एहतियात से काम लिया जा रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर लकीर नुमा निशान गहरा होता चला गया। ठोस सख्त पथरीली चट्टान कटना शुरू हो गई थी और कटने वाली जगह पर से पत्थर मिट्टी की तरह उड़ने लगा था। एक बेचैनी रगो पैर में थरथरी मचाए हुए थी। सभी दम साधे खामोश खड़े थे और मेरी नजरें कटर पर जमी हुई थी, जो लहजा बलहजा दीवार में उतरता जा रहा था, गहराई में, मजीद गहराई में। और फिर अचानक बरक रफ्तार से घूमते हुए कटर की रफ्तार में कमी होने लगी। उसकी रफ्तार आहिस्ता होने लगी। मजदूरों की गिरफ्त हैंडल पर मजबूत तार होती चली गई। और फिर अचानक इखलास चिल्ला उठा, कटर सीज हो रहा है, खींचो वापस। पास खड़े तमाम मजदूर हड़बड़ाकर दूर हट गए। मैं भी लाशौरी तौर पर चंद कदम पीछे हट गया। इखलास बाकी दोनों मजदूरों के साथ मशीन वापस खींचने की कोशिश कर रहा था और कटर की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। मशीन की मोटर और गरारियों की आवाज भारी हो चुकी थी। डबल मोटर, हार्ड गरारियां, हैवी रोलर, 3 रेस रोलर, फिर पीछे से फुल इलेक्ट्रिक पावर। भला 3 अफराद से कहाँ मशीन संभाली जाती। नतीजा ये रहा कि कटर तो पथरीली दीवार में था। मशीन 3 आदमियों की गिरफ्त में होने के बावजूद घूम गई और उसने तीनों को पटक दिया। एक जोर की आवाज के साथ कटर टूट गया।
تینوں مزدور برق رفتاری سے پیچھے ہٹے۔ اس کے باوجود ٹوٹا ہوا کٹر ایک ہی ران کا اچھا خاصا گوشت کا لوتھڑا کپڑے سمیت اڑا گیا اور وہ کربناک انداز میں چیخ اٹھا۔ اخلاص اور دوسرا مزدور بجلی کی سی تیزی سے دور ہو گئے۔ مشین بھی از خود آف ہوگی۔ میں نے جلدی زخمی مزدور کو مزید 3 مزدوروں کے ساتھ وہاں سے بھیج دیا۔ باخر خیمے میں فرسٹ ایڈ کا سامان بھی موجود تھا اور عبدل بھی وہی تھا، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اخلاص دوسرے مزدوروں پر برہم ہو رہا تھا۔ پش بٹن تمہارے ہاتھ کے نیچے تھا، تم ہاتھ ہٹا کر مشین آف نہیں کر سکتے تھے؟ اخلاص، میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں ہاتھ ہٹا چکا تھا، بٹن نہ جانے کیسے از خود دبا رہا۔ میں خود سخت حیران ہوں۔ اور کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ مشین ہمارے استعمال سے باہر ہو گئی تھی؟ ہم اپنی جانب کھینچ رہے تھے اور کٹر از خود دیوار میں دھنستا جا رہا تھا، جیسے دیوار کے اندر سے کوئی اسے اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ اور اخلاص خاموشی اور پریشانی کے عالم میں ہونٹ چبانے لگا۔ میں اپنی جگہ پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ کٹر کا ٹوٹا ہوا آدھا حصہ دیوار میں دھنسا ہوا تھا۔ اخلاص پلٹ کر اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ ہل بھی نہ سکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزر گئی کہ عبدل بھی وہیں آ گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی کامیابی ہوئی؟ تم نیچے کیوں آئے ہو؟ میں نے الٹا سوال کر دیا۔ وہ جی، زخمی مزدور کی بینڈیج میں نے کر دی ہے اور ان چاروں کو وہاں بٹھا کر خود یہاں آ گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ اور میں خاموش رہا۔ کٹر نکالنے کے لیے اخلاص نے کدال اٹھائی اور کٹر کی جڑ میں ترچھی ضربے لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عبدل بولا، سر آپ ایسا کریں تو سٹون بائٹ لیزر گن سے اس دیوار کو کاٹ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو کوئی جواب دیتا، اخلاص کا ہاتھ تھوڑا اٹھا اور فولادی کدال کی بھرپور ضرب کٹر سے 4-5 انچ دائیں جانب پڑی اور اچانک ایک ہولناک گڑگڑاہٹ بیدار ہوئی، جیسے ضرب کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے احرام داڑ اٹھا ہو۔ زمین لرز اٹھی اور پھر ایک حیران کن منظر نظر آیا۔ ہمارے بالکل سامنے سے تقریباً 10 فٹ کی دیوار کا ٹکڑا کسی دروازے کی طرح از خود اندرونی جانب کھلتا چلا گیا۔ اخلاص گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ احرام کے اندر گہری تاریکی تھی، سب کے منہ فرتے حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چند لمحوں کے لیے جیسے میرے اعصاب بھی حیرت کے طلسم کے زیر اثر پتھرا کر رہ گئے ہوں۔ پھر تمام مزدور دروازے کی جانب امڑتے چلے آئے۔ سب کے چہروں پر تجسس تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کھلے ہوئے حصے سے ایک نامانوس سی مہک کے بھپکے خارج ہو رہی تھی، ایک عجیب سی کیف آور مدہوش کن خوشبو جو طبیعت کو ناگوار نہ گزر رہی تھی مگر قوت تمام کو بے حس کیے دے رہی تھی۔ احرام کا اندرونی حصہ اس قدر تاریک تھا کہ اندر داخل ہونا کسی طور بھی مناسب نہ تھا۔ میں نے اخلاص کو مخاطب کیا، اخلاص فوراً لائٹوں کا انتظام کرو، احرام کے اندر دن کا سا سما ہونا چاہیے، جلدی کرو، فوراً جلدی۔ اور وہ 8-10 مزدوروں کو ہمراہ لے کر ایک جانب بڑھ گیا۔ چارجنگ ٹیوب لائٹس، سرچ لائٹس، ٹارچیں بہت تعداد میں نے اکٹھی کر لی تھی۔ باقی مزدوروں کو میں نے اب وہاں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی خیال کے تحت میں نے 3 مزدوروں کو روک لیا، باقی کو کہا کہ تم باہر اوپر خیموں میں ہمارا انتظار کرو، اور وہ سب چلے گئے۔ اب میرے اور عبدل کے علاوہ وہاں 3 مزدور اور کھڑے تھے۔ جلدی ہی اخلاص واپس آ گیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 اطراف میں جنریٹر آن کر دیے گئے تھے۔ 10 چھوٹی چھوٹی ٹرالیوں میں 500 واٹ کی سرچ لائٹس فٹ تھیں۔ ہر سرچ لائٹ کے ساتھ آٹومیٹک خودکار 2 بیٹریاں منسلک تھیں کہ ایک آن رہتی اور دوسری خود بخود چارج ہوتی رہتی۔ 4 مزدور جنریٹر سے احرام کے گرد روشنی کا بندوبست کرنے لگے۔ اخلاص نے ایک ٹرالی احرام کے دروازے کے سامنے روکی، سرچ لائٹ کا رخ احرام کی اندرونی جانب فکس کیا اور لائٹ آن کر دی۔ تیز روشنی تاریکی کا کھوکھلا سینہ چیرتی ہوئی احرام میں داخل ہوئی اور برق رفتاری سے تمام اندھیرے چاک کرتی ہوئی احرام کی آخری حد سے جا ٹکرائی۔ تمام احرام منور ہو گیا اور اندرونی منظر واضح ہو گئے۔ یہ ایک سیدھی راہداری نظر آ رہی تھی جس کا اختتام 44 فٹ دور سامنے والی دیوار پر ہوتا تھا۔ باقی کی تمام سرچ لائٹس بھی روشن کر لی گئی۔ سب نے احتیاطاً گیس ماسک چڑھائے اور پھر میں بشمول عبداللہ اور اخلاص 9 مزدوروں کے ہمراہ اللہ کا نام لے کر احرام میں داخل ہو گیا۔ سبھی ایک ایک ٹرالی دھکیلتے ہوئے احرام میں داخل ہوئے تھے اور اندر اس قدر روشنی پھیل گئی تھی کہ اگر 10 قدم کے فاصلے پر سوئی بھی پڑی ہوتی تو صاف دکھائی دیتی۔ ایک عجیب سا سکوت، گمبھیر خاموشی، بڑا ہی پراسرار ماحول تھا اندر کا۔
हम आहिस्ता रवि से आगे बढ़ते चले गए। उस एक राहदारी में से बीसियों राहदारियां दाएं बाएं निकल रही थी, जिनका इख्तिताम न जाने कहाँ होता होगा। हम तो नाक की सीध में बढ़ते चले गए। जगह जगह दीवारों पर सूरज की तस्वीरें खुदी हुई थी। हर राहदारी हर कोने पर अजीबो गरीब फोकल फहम नक्शो निगार बने हुए थे। दरो दीवार के तमाम पत्थर अजीब सी हालत में थे कि मेरी समझ में नहीं आता उनका हुलिया किस अंदाज में बयान करूं। हल्के भूरे सब्जी माल, खुश्कता संगलाख, सोख्ता रो। आखिर हम राहदारी की आखिरी हद तक आ गए। सामने एक मजबूत ठोस दीवार थी। मैंने पलट कर देखा, दो दरवाजों के बीचों बीच ट्राली पर सर्च लाइट रोशन नजर आ रही थी, जिसकी तेज रोशनी इतनी दूरी के बावजूद आंखें चंदिया रही थी। कौन है? अचानक उस पुरस्रार खामोशी में एक कांपती लरजती हुई आवाज बुलंद हुई और सहर अंगेज कूद किच्ची किच्ची होकर बिखर गया। हम सभी चौंक पड़े। दिल खौफ और दहशत की लज्जत से मिले जुले एहसास से धड़कने लगा। भला सदियों से बंद इस अहराम में कौन हो सकता है? कम से कम कोई इंसान तो नहीं हो सकता। फिर आवाज एक बार फिर बुलंद हुई, अरे भाई कौन है? जवाब क्यों नहीं देते? उदारा मेरे पास आओ। आवाज में ऐसा अजीब गम अंगेज करब था कि मेरे वजूद का रवां रवां झंझना उठा। आवाज में ऐसी कपकपाहट और लर्जिश जैसे बोलने वाले की जुबान में राशा हो। हम सब की नजरें अपने से चंद कदम पीछे उस राहदारी के कोने पर जमी हुई थी, जो कि उस आवाज का असल मंबा थी। तमाम मजदूरों के चेहरों पर मौत के साए मंडला रहे थे और उनकी रंगत जर्द पड़ी हुई थी। अब्दुल और इखलास के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। उस वक्त तो मैं अपनी कैफियत के मुतालिक सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। हाँ, आज सोचता हूँ कि उस वक्त मेरी अपनी हालत भी दगरगूं थी। मेरी रगें ऐसे तनाव का शिकार थीं जैसे अभी के अभी सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएंगी। वाकया कुछ ऐसा ही रूनुमा हो गया था कि तेज सनसनी खेज लहरें मेरे पूरे वजूद को डसने लगी थी। हम सब अपनी अपनी जगह मबहूत खामोश खड़े थे कि फिर अजीब सी हल्की हल्की सरसराहटें उभरने लगी या कुछ घसीटने की रगड़ने की आवाजें। हम सबकी नजरें बदस्तूर उसी राहदारी के नुक्कड़ पर गड़ी हुई थी, जिसमें से ये आवाजें उबर उबर कर मादूम हो रही थी। और फिर हमने वहां से एक अजीबुल खलकत चीज नमूदार होते देखी। वो एक गोश्त का तवील लोथड़ा सा था, जो सांप की तरह राहदारी में पथरीले फर्श पर रेंगता हुआ उस जानिब से नमूदार हुआ था। अजीब लिजा सा, खून में तर, जैसे किसी ठोस वजनी पत्थर से उसे बुरी तरह कुचल दिया गया हो। गोश्त के छोटे छोटे जर्रे खून के साथ फर्श पर फैल रहे थे। फिर वैसा ही एक और सांप सा नमूदार हुआ। दोनों बराबर आहिस्ता रवि से रुक रुक कर घिसट घिसट कर सामने आ रहे थे। तमाम सर्च लाइटों का रुख उसी जानिब था और मैं तेज रोशनी के बावजूद ये समझने से कासिर था कि ये क्या बला है, और अगर ये अजीबुल खलकत बला बैरूनी रास्ते में हायल ना होती तो यकीनन अब तक हम सभी छलांगे मारते हुए एहराम से बाहर निकल चुके होते। वो मकामी मजदूर लर्जती आवाजों में दुआया कलमात बुड़बुड़ाने लगे थे। उन सांपों के अकब में एक भारी भरकम गोश्त का तकरीबन 6 फुट लंबा ढेर घिसटता हुआ राहदारी में आ गया था, जिसके अंदर से सुर्ख सुर्ख खून उबला पड़ रहा था और उस खून के साथ गोश्त के बारीक बारीक रेजे बहते हुए राहदारी के फर्श पर फैलते जा रहे थे। और अब वो पूरा वजूद हमारे सामने सर्च लाइटों की जद में था। ऐसा कभी सूरत मंजर इससे पहले मेरी नजरों से ना गुजरा था। मेरे असाब शल हुए जा रहे थे। जाने ये कौन सी मखलूक थी जिसका कोई सर पैर ही समझ में ना आ रहा था कि इसकी इब्तदा किधर से होती है और इख्तिताम किधर होता है। बस गोश्त और हड्डियों के मलगूबे का एक 6 फुट लंबा ढेर सा था। उस वजूद की हालत कज़ाई कुछ ऐसी थी कि हम उसकी हकीकत कभी ना जान पाते अगर वो उसे खुद बोलना पड़ता। पहले अब्दुल की खौफजदा आवाज ने की थी, साहब ये क्या है? फिर उस गोश्त के ढेर से कांपती लर्जती आवाज खारिज हुई, कौन है? डॉक्टर साहब, क्या ये आप ही हैं? क्या आप अंदर आ चुके हैं? पहले तो मुझे इस बात पर शदीद झटका लगा कि मुझे डॉक्टर साहब कहकर पुकारा गया था। आवाज मेरे लिए बिल्कुल नामानूस थी, मगर डॉक्टर साहब कहने का अंदाज मेरे लिए कतई अजनबी ना था और एक क़यामत खेज ख्याल ने मुझे बेख्तियार बोलने पर मजबूर कर दिया। यूसाफ, क्या ये तुम हो? मेरे लबो लहजे में नाकाबिले यकीन हद तक हैरत का अंदाज रचा हुआ था। हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं ही हूँ।
4,500 साल से इंसानी वजूद के इंतजार में बेकरार और मुस्तरिब शैतानी रूहों के अजाब का शिकार होने वाला मैं ही हूँ, आपका खादिम यूसाफ। फरते हैरत से मेरी जुबान गुंग होकर रह गई थी। वहां मौजूद सभी अफराद की आंखें शिद्दत हैरत से प्याला हो गई थीं और सभी नाकाबिले यकीन नजरों से यूसाफ के वजूद को देखे जा रहे थे। यूसाफ दोबारा कपाती नींद ज़दा आवाज में बुड़बुड़ाया, डॉक्टर साहब फौरन वापस लौट जाएं, वरना आप भी किसी दर्दनाक अजाब का शिकार हो जाएंगे। वापस लौट जाएं, वापस लौट जाएं, वापस लौट जा। यूसुफ की आवाज खामोश होगी। उसके गोश्त के लोथड़ों में छुपे हुए होंठों पर अजल नवाज ने हमेशा के लिए खामोशी के कुफल डाल दिए थे। सभी की आंखों में कुछ देर पहले खौफ सिमटा हुआ था और अब यूसुफ की दर्दनाक मौत पर सभी की आंखें नम थीं। मैं एक डॉक्टर था। इंसानी वजूद की चीर फाड़, गोश्त, लाशें, खून, ये सब मेरे लिए नई चीजें न थी, मगर यूसुफ की लाश ऐसी असरअंगेज हालत में थी कि मुझे कराहियत महसूस हो रही थी और जी बुरी तरह मतला रहा था। साहब, अब हमें फौरन निकल जाना चाहिए। हाँ चलो आओ। और फिर हम एहतियात से राहदारी के खून आलूद हिस्से से गुजर गए, बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गए। खौफ और दहशत का स्याह अफरियत हमारे दिमागों में पंजे गाड़े खामोश हमारे असाब पर मुसल्लत था। राहदारी में हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी या फिर ट्रालियों के पहियों की चरचराहटें गूंज रही थी और हम तेज रफ्तारी से बैरूनी दरवाजे के करीब तर हुए जा रहे थे कि अब हम जल्द अज जल्द उस दहशत कदे से निकल जाना चाहते थे। बैरूनी दरवाजा हमसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर था कि दफ्तन एक धमाके से दरवाजे के बीचों बीच पड़ी हुई सर्च लाइट टूट गई। सर्च लाइट के शीशे हमारे कदमों तक उड़कर आए और तमाम राहदारी में बिखर गए। बेख्तियार हम ठटक कर रुक गए। सर्च लाइट से सफेद धुएं के कसीर मरगोले झूमते हुए बुलंद हो रहे थे। और फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई। एहराम का खुला हुआ दरवाजा अज खुद एक तेज गड़गड़ाहट से बंद होता चला गया। हम आगे की जानिब दौड़े कि बंद होती हुई दीवार को पकड़ सके, मगर रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। हम चूहों की तरह उस एहराम में महबूस होकर रह गए थे। घबराहट और खौफ से हमारे हवास मुअत्तल होकर रह गए थे। हम खौफ नशीन नजरों से इधर उधर देख रहे थे। यूसुफ की लाश हमारी बसारत के रिकॉर्ड सेक्शन में सफेद स्क्रीन पर बार बार दिखाई देने लगी और हमें भी अपना अंजाम वैसा ही होता नजर आने लगा। हम मुंतजिर थे कि अभी किसी और से हम पर बदरूहें झपटेंगी और हमारा अंजाम बदखैर हो जाएगा। मैं तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे को टटोलने लगा। एक ठोस पथरीली दीवार मेरा मुंह चढ़ा रही थी। कोई हल्का सा रास्ता या निशान तक ऐसा नहीं था जिससे ये अंदाजा होता कि कुछ देर पहले यहाँ एक दरवाजा था। मेरी देखा देखी अब्दुल और इखलास और दूसरे मुलाजिम भी आगे बढ़कर दरवाजे की जगह मौजूद उस चट्टान से जोर आजमाई करने लगे कि शायद ये अपनी जगह से सिरक जाए और हम मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी की आगोश में पहुंच सके। मगर हर कोशिश नाकाम रही। हम एक चूहेदान में फंस चुके थे और अब फजूल में दरवाजे की जगह जोर सरफ कर रहे थे। हालांकि ये यकीन था कि पूरी फौज भी उसे सरकाने में नाकाम रहेगी। आखिर कुछ देर की कोशिश के बाद तमाम मजदूर पीछे हट गए। उनके चेहरों पर वहशत बरस रही थी। डॉक्टर साहब, अब क्या करें? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इखलास ने सहमे हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं कहा जा सकता इखलास। हो सकता है हमारी लाशें यहीं गल सड़कर खत्म हो जाएं और किसी को कभी इल्म भी ना हो सके। मैंने दिल गिरफ्तगी से जवाब दिया। यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के ख्याल से मेरा दिल डूबने लगा था। नाउमीदी मायूसी ने फौरन ही मेरे दिलो दिमाग पर तसल्लुत जमा लिया। साहब, अब्दुल ने कुछ सोचते हुए मुझे मुखातिब किया। क्या इस दरवाजे को खोलने के लिए अंदरूनी जानिब कोई मैकेनिज्म नहीं होगा? जैसे ये बाहर से खुला है, हो सकता है वैसे इसे अंदरूनी जानिब से खोलने का भी कोई तरीका कार हो। नहीं, अहरामों के दरवाजे सिर्फ बाहर से ही खोले जा सकते हैं, क्योंकि मम्मियों को बाहर निकलने की जरूरत पेश नहीं आती थी। सो अंदरूनी जानिब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं रखा जाता था। क्या कोई और रास्ता भी नहीं होगा बाहर जाने का? मुझे क्या पता, मैं सारी जिंदगी अहराम नहीं खंगालता रहा। मेरी बात पर एक और मजदूर मुझसे मुखातिब हुआ। पर साहब जी, अब आप कोई हाल तो निकालें। हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? आप कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। यूं खड़े रहे तो मायूसी के बोझ से ही सब मर जाएंगे।
मुझसे कोई जवाब ना बन सका। मैं परेशानी से अपना निचला होंठ काटने लगा। कुछ देर परेशानी के आलम में खड़े रहने के बाद एक बार फिर बंद दरवाजा का जायजा लेने लगा। एक तवील मगजमारी के बाद पूरी तरह मायूस हो गया। एसाब सुन होकर रह गए, अकल जवाब देगी, तमाम हवास गोया सलप होकर रह गए थे। अब ये दरवाजा नहीं खुल सकता, मैंने बुझे हुए लहजे में कहा। तो मजदूरों की हालत मुतगय्यर होगी। क्या मतलब? क्या अब हम बाहर नहीं निकल सकेंगे? अब्दुल हकलाया। हाँ, अब तो कोई मौजज़ा ही हुआ तो हम जिंदा सलामत बाहर निकल सकेंगे, वरना और तो कोई सूरत नहीं। हम बुरी तरह फंस चुके हैं अब्दुल, और मैं तुम लोगों को कोई झूठी आस उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। शायद यह हराम ही हम सबकी कब्र बनेगा। मेरी आवाज ने कुछ देर के लिए सब पर सख्ता तारी कर दिया। मजदूरों की आंखें फैल गईं और चेहरों पर मौत की जर्दी खंड गई। सब अपनी अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़े रह गए।